हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोहम्मदन लॉ और मुस्लिम लॉ भी इसको कह सकते हैं। लेक्चर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे रहेगा। लेक्चर 1 पे हम लोग ये कवर करेंगे कैसे मोहम्मदन लॉ आया, उसका सक्सेशन कैसे हुआ ब्रिटिश एरा में और इस समय किस तरह है वो। हम लोग लेक्चर को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सक्सेशन और ब्रिटिश एरा। आगे के जितने भी वीडियो रहेंगे सब में हम लोग इसी तरह डिवाइड करेंगे जैसे समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट थिंग इसमें यह है, लॉ में भी आइदर टेरिटोरियल और पर्सनल। लॉ टेरिटोरियल हो सकता है या तो पर्सनल हो सकता है। टेरिटोरियल लॉ का कहने का मतलब ये है कि वो लॉ जो सिर्फ एक लैंड और टेरिटरी के अंदर रह सकता है, वो उसके अंदर अप्लीकेबल होता है और वहाँ के पार्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी पे ही सिर्फ अप्लाई करेगा। जैसे कोई भी लॉ इंडिया की बाउंड्री में है तो सिर्फ इंडिया में अप्लीकेबल रहेगा। जैसे आईपीसी 1860 दे सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 दे सकते हैं। इससे कुछ लॉ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो बाहर भी अप्लीकेबल हो सकते हैं, बट इनका मेन रूप जो होता है वो उसको अंदर गवर्न करने के लिए होता है। फिर बात करें पर्सनल लॉ की। पर्सनल लॉ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ है और ये अप्लाइज होता है पार्टिकुलर पर्सन जो एक कम्युनिटी को फॉलो कर रहा है। कोई मुस्लिम अगर मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहा है तो उसी के ऊपर ही मुस्लिम लॉ अप्लीकेबल होगा। कोई हिंदू अगर हिंदू कम्युनिटी फॉलो कर रहा है तो हिंदू लॉ सिर्फ उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे ही अप्लीकेबल होता है और इसके बाहर नहीं हो सकता है। Then fourth point, Muslim law in India means that portion of Islamic civil law which is applied to Muslim as a personal law is called फैजी। आगे पॉइंट के लिए बात करें कि मुस्लिम लॉ के सोर्सेज जो होते हैं, 4 मेन सोर्सेज हैं वैसे, जो आगे लोग अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, पर अभी आप इनका नाम याद कर लीजिए। फर्स्ट हो गया कुरान, सेकेंड सुन्नत, थर्ड इज्मा, फोर्थ कियास। फिर लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसके सप्लीमेंटेड सोर्सेज भी होते हैं जैसे जुडिशियल प्रेफरेंस, पब्लिक पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन और भी इसके कई पार्ट होते हैं जो हम लोग आगे एक सोर्सेज में कवर करेंगे। देन मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, प्रॉफिट मोहम्मद के पैदा होने के टाइम का, उनके पहले के टाइम का और उनके मरने के बाद के टाइम का। इस पीरियड को समझने के लिए हम लोग पहले प्री इस्लामिक अरबी एक बात करेंगे। ये वो टाइम था जब कोई भी लॉ किसी पे गवर्न नहीं करता था। छोटे छोटे ट्राइब हुआ करते थे अरबिया में जो अलग अलग जगह बसे हुआ करते थे। उनके खुद के एक लीडर हुआ करते थे जो वहाँ का कानून चलाते थे। उसमें वुमेंस के और लेबरों के लिए कोई भी अधिकार नहीं था, उनको जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रॉफिट आया जब वहाँ पे उनकी बर्थ हुई, उसके बाद उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए, तब जाके वहाँ पे लॉ आया जो मुस्लिम लॉ गवर्न होता है। प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ मक्का में 1571 एडी हुआ था। उनके फादर अब्दुल्ला थे। जब प्रॉफिट 6 साल के हुए तो उनकी मदर अमीना की डेथ हो गई। उनके बाद उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब ने उनकी देखभाल की, पर 2 साल बाद अब्दुल मुतालिब की भी डेथ हो गई। फिर उनके अंकल अब्बू तालिब ने उनका देखा और उनको परवरिश की। फिर प्रॉफिट मोहम्मद की स्टार्टिंग लाइफ बहुत काफ़ी स्ट्रगल से रही। जैसे मैंने बताया कि उस समय वहाँ पे कोई लॉ नहीं हुआ करता था, सब ट्राइब रहा करती थी, तो उनको सबसे बहुत परेशान हो गए थे। फिर इसलिए उन्होंने एक केव हीरा नाम की केव में दिन रात मेडिटेशन और प्रेयर की, जहाँ उनको फर्स्ट वही मैसेज फ्रॉम गॉड को सुनाई दिया, जो कि ये एंजल गैब्रियल थे, जहाँ से ये उनको आवाज़ सुनाई दी। फिर वहाँ से इन्होंने मुस्लिम रिलीजस की फाउंडेशन रखी और धीरे धीरे मुस्लिम रिलीजस को फॉलो किया और बढ़ाया। इसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल किया, उनको बाल से पकड़ के खींचा गया, उनको मारा गया, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। आज जो मुस्लिम लॉ पूरी दुनिया में फैला, जिन्होंने गवर्न किया, बट इसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद को स्टार्टिंग लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ 632 एडी में हुई। प्रॉफिट मोहम्मद एक कोई भी सन नहीं था और उसकी वजह से उनके सक्सेशन के लिए बहुत ही लड़ाई हुई। इस पावर को पाने के लिए काफ़ी लोगों ने अपने खून बहाए और ये डिवीज़न जो है पॉलिटिकल था, रिलीजियस से ज़्यादा बेसिस पे। ये पॉलिटिकली सब पावर पाने के लिए इतनी लड़ाई हुई। फिर बात करें उनके फॉलोवर की। अब प्रॉफिट मोहम्मद के वैसे तो बहुत फॉलोवर थे, पर जो 3 मेन फॉलोवर होंगे वो पहले खालिफ भी बने, अबू बेकर, फिर दूसरे खालिफ उमर और तीसरे खालिफ उस्मान थे। फर्स्ट 3 खालिफ अबू बेकर, उमर और उस्मान, तीनों का मर्डर हुआ था। उस्मान के बाद सक्सेशन आई अली के पास। अली थे सन इन लॉ प्रॉफिट मोहम्मद की। अली की वाइफ फातिमा प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद सक्सेशन के लिए बहुत ही ब्लडसेड वॉर हुई, जहाँ से सुन्नी और शिया का डिवीज़न हुआ। सुन्नी ये चाहते थे उनके जो खालिफ आए वो इलेक्शन से आएँ, वहीं शिया चाहते थे वो सक्सेशन से आएँ। और फॉलोअर शिया का ये भी मानना था कि जो जितनी डिस्टर्बेंस आई है आयशा की वजह से आई है। आयशा प्रॉफिट मोहम्मद की विडो थी और अली को फर्स्ट फॉलोअर होना था।
पर ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आयशा ने इलेक्शन कराने के लिए बोला। आयशा इलेक्शन इसलिए करवाना चाहती थी, उनके फादर अबू बेकर और वो फर्स्ट खालिफ बने जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर थे। उसके बाद आयशा ने ही हसन का मर्डर करवाया था और मुआविया को आगे बढ़ाने का मदद की थी। फिर ये आप डायग्राम देख सकते हैं सुन्नी खालिफ का जो इलेक्शन से आए थे। उसमें फर्स्ट खालिफ अबू बेकर जो 632 AD में बने, फिर सेकंड खालिफ उमर 634 AD में बने, फिर थर्ड खालिफ उस्मान 634 AD में बने। फिर सिया फर्स्ट 3 खालिफ को नहीं मानती है, वो अली को अपना फर्स्ट खालिफ मानती है। फिर अली के मर्डर के बाद हसन आए। हसन इस सब के ब्लड सेट से परेशान हो गए, उन्होंने मुआविया को अपना रिजग्नेशन दे दिया। उसके बाद भी हसन का मर्डर हो गया। सिक्स्थ खालिफ मुआविया है। मुआविया ने उमैया डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी और हसन के भाई हुसैन, उनका भी करबला के वॉर में उनकी डेथ हो गई थी। करबला में हुसैन की डेथ के बाद शिया और सुन्नी का डिवीज़न और बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ से ब्लड शेड वॉर और खिंचाव और भी हमेशा के लिए रह गया, जो आज तक सही नहीं हो पाया। मुआविया ने फाउंडेशन रखी तो उमैया डायनेस्टी की, जो रूल की थी AD 661 से 750 तक, और उनका कैपिटल थी डमेस्कस। उनके जाने के बाद 750 के बाद अब्बासीद आए थे जिसके हाउस ऑफ अब्बास से थे। उन्होंने कैपिटल बगदाद रखी थी जो 1517 AD तक की थी। उसके बाद ऑटमन डायनेस्टी आई जो कि सपोर्टेड थे ऑटमन टर्क्स से। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल्स को अपना हेड बनाया और 1838 से अपना रूल चालू किया। वहाँ के सुल्तान ऑफ टर्क्स ने काफ़ी बड़ी डायनेस्टी बनाई, जिस पे आप बोलेंगे आगे एक और वीडियो बना सकते हैं क्योंकि इनकी डायनेस्टी काफ़ी बड़ी हुई। फिर लास्ट खलीफत का ख़त्म हुआ मुस्तफ़ा कमल पाशा ने 1924 में खलीफत को ख़त्म कर दिया। स्लाइड ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के बाद मुस्लिम लॉ को डिवीज़न जो चालू हुआ, जिसे मुस्लिम मैरिज एक्ट ही बचा, जो उसकी क्रिमिनल लॉ थे, कॉन्ट्रैक्ट और जो एविडेंस लॉ थे उसको एबॉलिश कर दिया गया। ये ब्रिटिश एरा से चालू हुआ। ब्रिटिश एरा ने इस लॉ को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, उन्होंने एक इन्फॉर्म लॉ बनाया जो सारे लॉ पे गवर्न करे, उसको मेन फॉलो बनाया, जिसका इम्पैक्ट आज भी है। अप्लीकेबल करने के लिए उन्होंने सेक्शन 27 ऑफ द फेमस रेगुलेशन 11 ऑफ 1772 को लाया। इसमें उन्होंने डिफाइन किया था इन ऑल सूट्स रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट एंड अदर रिलीजियस यूसेजेस और इंस्टीट्यूट्स द लॉज ऑफ कुरान विद रिस्पेक्ट टू द मोहम्मदन्स एंड दोज शास्त्रास विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटोज शैल इनवेरेबली बी एडहर्ड टू। फाइनली आप इस सेक्शन से कंक्लूड कर सकते हैं कि मोहम्मदन लॉ शास्त्रास जो बहुत पहले से चले आ रहे थे उसको ब्रिटिश ने इस सेक्शन से हटाया और सिर्फ एक एक्सेप्शन छोड़ा जो कि पर्सनल लॉ था। साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अब ये वीडियो ख़त्म हो गया। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें, वहाँ से डेली अपडेट डेली न्यूज़ जरूर मिलेगी आपको। उसके बाद लिंक्डइन से कनेक्ट करें, फ्यूचर भी कोई जॉब और कोई भी अपडेट रहेगा आपको वहाँ जरूर मिलेगा। हमारे ब्लॉग पढ़ें जो अपडेट होते रहेंगे। रेफरेंस अगर किसी को जानना है ये वीडियो कहाँ से बनी है और किस बुक को रेफ़र कर सकते हैं वो, तो पहली बुक मैं सजेस्ट करूँगा अकील अहमद मोहम्मदन लॉ जो 26th एडिशन से मैं कर रहा हूँ। फिर पारस दीवान मुस्लिम लॉ जो 13 एडिशन है। मुल्ला भी है जो बहुत ही ब्रॉड है जिसको आप कर सकते हैं चाहे तो। और नोट्स जो कि आपको पूरी मिलेगी इस वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद हमारे वेबसाइट में। सो फॉर नोट्स यू कैन विजिट www.legaltrendsetters.com। सजेशन एंड रिकमेंडेशन इज़ हाईली अप्रिसिएटेड। अगर कोई भी सजेशन आपको लगता है आप दे सकते हैं तो प्लीज़। Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.